लाइफ में क्लैरिटी तब आती है जब हम थोड़ी सी सितारों से बातें करते हैं। तो ऐसी ही क्लैरिटी वाली बातों के लिए आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो पिछले 20 सालों से लोगों को उनके सितारों के जरिए गाइड कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी बेसिकली क्या है और ये स्टार्ट कहाँ से हुई है, आई कहाँ से? एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी जो है हमारे वेदों से आई है। एस्ट्रोलॉजी किन चीजों पर बेस्ड है? जो एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है ये राशियां, नक्षत्र, भाव और ग्रह के ऊपर बेस्ड है। एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको कहाँ से ये जिज्ञासा शुरू हुई? मेरे को लगा कि मुझे पन्ना पहनना चाहिए। उन्होंने बोला कि जब आपने ये पहना था तो उसके बाद आपकी मदर की हेल्थ कैसी थी। कि जब मैंने ये पहना तो तब से मेरी मदर का बीपी छोटा हुआ हुआ है। क्योंकि जब उन्होंने कहा मैंने एकदम से उस स्टोन को उतार दिया। जब मैंने उतारा तो 1-2 दिन में ही उनकी सिचुएशन थी, उनकी हेल्थ थी बिल्कुल नॉर्मल ट्रैक पर आ गई एकदम ना। लाइफ में क्लैरिटी तब आती है जब हम थोड़ी सी सितारों से बातें करते हैं। तो ऐसी ही क्लैरिटी वाली बातों के लिए आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो पिछले 20 सालों से लोगों को उनके सितारों के जरिए गाइड कर रहे हैं और उनकी प्रिडिक्शंस आज भी सोशल मीडिया पे लाइव हैं। तो आज हम वेलकम करते हैं ज्योतिष आचार्य दिलबीर सिंह जी का। हेलो सर। हेलो श्रेया जी। हेलो सर, कैसे हो आप? आई एम फाइन, थैंक्स। आज हमारे पास हमारे ऑडियंस के, हमारे खुद के, सबके बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड सवाल हैं जो हम आपसे करेंगे और बहुत सारी ज्ञान की बातें होंगी आज, ठीक है? तो हमारा पहला सवाल ये है कि आप एस्ट्रोलॉजर हो। एस्ट्रोलॉजी बेसिकली क्या है और ये स्टार्ट कहाँ से हुई है, आई कहाँ से? एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी जो है हमारे वेदों से आई है। वेदों के 6 अंग हैं: शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, लय और ज्योतिष। ज्योतिष उनमें से एक है। वैसे तो 6 के 6 अंग महत्वपूर्ण है, लेकिन आज हम ज्योतिष की चर्चा कर रहे हैं तो इसलिए हमारे लिए तो ज्योतिष सबसे महत्वपूर्ण अंग हो जाता है। तो और जो अगर हम ज्योतिष को सामान्य रूप से समझें तो ग्रहों और ग्रहों को जानकर मनुष्य को जानना, प्रकृति को जानना ज्योतिष है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ग्रहों की गणना के आधार पर मनुष्य और प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभाव को हम ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष के 3 स्कंध हैं: खगोल ज्योतिष और गणित ज्योतिष, पहला तो ये है। दूसरा है फलित ज्योतिष, होरा का व्यक्ति विशेष पर प्रभाव। तीसरा है संहिता, मेदिनी ज्योतिष, जिससे हम मौसम की भविष्यवाणी, बारिश की भविष्यवाणी एक्सेट्रा करते हैं। और इसी से जुड़े हैं ज्योतिष के 4 स्तंभ। जिस बेस पे हम एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन करते हैं, जैसे ज्योतिष के जो 4 महत्वपूर्ण स्तंभ है वो है राशियां, ग्रह, नक्षत्र व भाव। राशियां हम सब जानते हैं कि जैसे कि 12 राशियां हैं: मेष राशि, एरिस, टॉरस राशि, वृषभ, जैमिनी राशि, मिथुन राशि, कैंसर, कर्क, लियो सिंह राशि, वर्गो कन्या राशि, लिब्रा तुला राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, सजिटेरियस धनु राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि, क्वेरियस कुंभ राशि और पाइसिस मीन राशि। ये 12 राशियां हैं। इसी प्रकार 27 नक्षत्रों का वर्णन है। वो 27 नक्षत्र हैं कि अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फागनी, उत्तरा फागनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये 27 नक्षत्र हैं। इसी प्रकार 9 ग्रहों का वर्णन है ज्योतिष में। 7 जो है भौतिक ग्रह है और 2 छाया ग्रह हैं। जो भौतिक ग्रह है वो है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। और जो छाया ग्रह है वो राहु और केतु। जो राहु और केतु है, चंद्रमा और सूर्य के ही 2 बिंदु हैं जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं। एक राहु है और एक केतु है। इसके अतिरिक्त ज्योतिष में हर्षण, नेपच्यून, प्लूटो, अरुण, वरुण और यम का भी वर्णन, लेकिन भारतीय ज्योतिष में उनको नहीं लिया गया। उनके जो भरपाई है हम राहु केतु से कर लेते हैं। इस प्रकार ये ज्योतिष के 4 स्तंभ हैं और 12 भाव हैं ज्योतिष के। पहला भाव जो हमारी शरीर को दर्शाता है, दूसरा भाव
जो हमारे धन और हमारी वाणी को दर्शाता है। तीसरा भाव जो हमारे पराक्रम को दर्शाता है। चौथा भाव जो हमारी माता सुख को दर्शाता है। पांचवा भाव जो हमारी शिक्षा और संतान को दर्शाता है। छठा भाव अ, हमारे रोग ऋण और शत्रु को दर्शाता है। सातवां भाव हमारी पत्नी और बिजनेस पार्टनर को दर्शाता है। अष्टम भाव को हम आयु भी कह सकते हैं, और अगर नेगेटिव शब्दों में कहें तो मृत्यु भी कह सकते हैं। वो आयु का भाव है, अगर आयु का भाव अच्छा है तो आयु है, अगर वो बुरा है तो मृत्यु बन जाती है। इसी प्रकार नाइन्थ भाव है भाग्य का भाव है। दशम भाव है जो हमारे कर्म का भाव है। एकादश भाव है हमारे बड़े भाई बहन का, आय का, धन का, लाभ का भाव है। और 12th भाव जो हमारे खर्चे का भाव है। ये 12 भाव है। एस्ट्रोलॉजी किन चीजों पर बेस्ड है? बेस्ड मैंने बताया ना, जो एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है ये राशियां, नक्षत्र, हम्म। अ, भाव और ग्रह के ऊपर बेस्ड है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी और इन सब चीज के बारे में। तो मुझे ये जानना था कि आपकी जो एस्ट्रोलॉजी की जर्नी शुरू हुई एज एन एस्ट्रोलॉजर, आपको कहाँ से ये जिज्ञासा शुरू हुई एस्ट्रोलॉजी के बारे में, और आपकी जर्नी क्या रही है, शुरू कहाँ से हुआ? एक्चुअली शायद मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करता था इतना, हम्म। बट जो न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, शायद न्यूज़पेपर काफ़ी लोगों को एनहेंस करता है हम्म। ज्योतिष सीखने के लिए, ज्योतिष पढ़ने के लिए। चाहे जैसा भी न्यूज़पेपर में आता हो, कई बार वो हमें मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित कर देते हैं। जैसे मैं न्यूज़पेपर में पढ़ता रहता था, तो और कई बार लगता था कि भाई कि हमारी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल है, तो इन हम वो पढ़कर अपनी स्ट्रगल को दूर करना चाहते थे। हम्म। लेकिन ऐसा होता नहीं था। कई बार उससे हमें प्रभावित होके हमें मनोवैज्ञानिक लाभ मिल जाता था, कई बार नहीं मिलता था। तो एक मन में आया कि इस विद्या को सीख ही लेना चाहिए। तो मैं सीखने के लिए एक किसी ज्योतिषाचार्य के पास गया, तो उनके पास गया, तो उससे पहले मैंने नीम हकीम खतरा जहाँ जिसे बोलेंगे, कि मैंने अपने आप ही मेरे को लगा कि भी मुझे पन्ना पहनना चाहिए। तो मैंने पन्ना पहन रखा था, तो मैं वहाँ गया, तो सर्वप्रथम उन्होंने मेरे हाथ को देखा, तो बोला कि भाई आपने ये पन्ना क्यों पहना हुआ है? तो मैंने बोला बस मैं कब बोलता जा रहा था, ज्योतिष कम आता था, क्योंकि लिटल नॉलेज डेंजरस थिंग है, जो ज़्यादा बोलता है कम ज्ञान के ऊपर आदमी, हम्म। जब ज्ञान आ जाता है तो बोलना मुश्किल हो हम्म। जाता है उसके बाद। तो मैंने बोला कि भाई ये बुध है, यही एक अच्छा प्लेनेट है, वो है, इसकी दशा चल रही है, जो भी मैंने उनको उस समय दिए थे, इसलिए मैंने उनका बहुत जल्दी उतार दोगे इसको। तो मैंने कहा भी उतार दोगे, इससे मैं बड़ा सोच में पड़ गया कि भी क्यों उतार देंगे भाई, भाई हम्म। इसका मतलब कि ये नेगेटिव है हमारे लिए। अगर नेगेटिव है तो हम पढ़ने के बाद ही क्यों उतारेंगे, हम आज ही उतारेंगे इसको। तो अगले दिन मैंने उनसे पूछा कि भी आपने बोला था ये, उन्होंने बोला कि जब आपने ये पहना था तो उसके बाद आपकी मदर की हेल्थ कैसी थी? हम्म। तो मैंने एकदम पीछे सारी बैकग्राउंड सोचा, तो मैंने देखा कि जब मैंने ये पहना तो तब से मेरी मदर का बीपी शूट अप हुआ है, वो एकदम बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। और उस समय भी जब मैंने पहना था तो मेरे को मालूम था ये मेरी कुंडली में माता के घर का लॉर्ड है, और तो इसलिए मैं सोच रहा था कि कभी ये इस वजह से तो नहीं हो रहा। लेकिन मैं कि परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर नहीं था, तो मेरे को मैं इस चीज़ को पकड़ नहीं पाया। हम्म। लेकिन जब उन्होंने कहा, मैंने एकदम से उस स्टोन को उतार दिया। जब मैंने उतारा तो 1-2 दिन में ही उनकी जो सिचुएशन थी, उनकी हेल्थ थी, बिल्कुल नॉर्मल ट्रैक पर आ गई एकदम ना। तो फिर मेरे को लगता हो सकता है ये कोइंसिडेंट भी हो सकता है, इतनी दवाइयाँ खा रहे तो उनका भी तो कुछ असर होगा। हम्म। तो फिर 10-15 दिन के बाद मेरे को लगा कि मैं बस सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए पहन के उतार दूंगा, मैं इसको चेक करता हूँ एक बार मैं। हम्म। तो मैंने वो उसको स्टोन को पहना के थोड़ी देर के बाद, बल्कि उसी दिन शाम को, तो मेरी मदर की तबीयत फिर से खराब होनी शुरू हो गई। और मैं काफी देर तक मैंने देखा कि शायद, फिर हम्म। मैंने जब उसे उतारा फिर ठीक हो गया, तो फिर वो लगा कुछ है, हम्म। कुछ इस जेम्स का कनेक्शन है मेरे पहनने से जो इनको अफेक्ट कर रहा है। प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। तो वहां से मेरे को और रुचि हो गई इस ज्योतिष के विषय में। तो आपने पूरी पढ़ाई वढ़ाई करके फिर ज्योतिष हाँ, अपनाया, मैंने और उसके बाद? ज्योतिष पहले तो मैंने वही शॉर्ट टर्म कोर्स किया। हम्म। उन्होंने मुझे कहा कि भी आपका जो हॉरोस्कोप है वो एस्ट्रोलॉजी के लिए काफ़ी अच्छा है, तो आप कहीं अच्छे किसी बड़े इंस्टीट्यूट में सीखो, कोई ये आपको अच्छी जगह, हम्म। अच्छी ऊंचाई दे सकता है। तो उनके कहने पर मैंने हम्म। इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। मैंने ज्योतिष अलंकार किया, फिर मैंने ज्योतिष आचार्य किया, फिर मैंने 2 साल की ज्योतिष की रिसर्च की। उसके बाद भी अब तक ज्योतिष से जुड़े वो रोज अपने आप में नई नई रिसर्च करते रहते हैं। तो जैसे अभी आपने बोला कि आप डेली न्यूज़पेपर में हॉरोस्कोप पढ़ते थे, उससे आपकी जिज्ञासा बढ़ी। मैं भी पढ़ती हूँ, मैं भी बहुत जानना चाहती हूँ कि ये क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, क्या रिलेटेड है, क्या नहीं है। तो मैं भी डेली हॉरोस्कोप पढ़ती हूँ। तो मुझे ये जानना था कि डेली हॉरोस्कोप पढ़ने से
हमारी जो रियल लाइफ डिसीजंस होते हैं डेली बेसिस पे, वो कितने हैम्पर होते हैं, कितना मतलब क्या रोल प्ले करता है डेली हॉरोस्कोप हमारे डेली लाइफ के डिसीजंस को लेके? एक्चुअली जब हम किसी चीज से तंग आ जाते हैं तो हमें थोड़ा रिलैक्स चाहिए होता है। हम्म। तो जब हम हमें लगता है कि पढ़ के देखें शायद कुछ इसमें कुछ निदान मिल जाए, हम्म। तो वो एक मनोवैज्ञानिक लाभ मिलता है उससे। कई बार मनोवैज्ञानिक लाभ मिलता है, कई बार मनोवैज्ञानिक हानि भी हो जाती है हम्म। उससे। ऐसा नहीं है खाली लाभ ही मिलता है उससे। हम्म। तो वो जो है साइन गुहांश पे बेस्ड है, वो सूर्य के ऊपर, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। जो भारतीय ज्योतिष है वो मून बेस्ड है। हम्म। वैसे भी आप देखो कि जो सूर्य है वो एक मंथ एक राशि में रहता है, वो एक मंथ की प्रोडिक्शन होती है। एक मंथ की जो प्रोडिक्शन। मून होता है, वो जिस भी राशि में मून होता है वो व्यक्ति की राशि होती है। और मून एक राशि में 2.25 दिन रहता है, और उस 2.25 दिन में भी एक नक्षत्र, 2.25 नक्षत्र होते हैं उसके और उसमें भी उसके 9 चरण होते हैं। हम्म। तो 9 चरण है, तो आप ये मान लीजिए कि 2.25 दिन को भी 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो इतना सूक्ष्म हो गया वो। कहाँ वो एक मंथ की प्रोडिक्शन है, और कहाँ ये हम्म। 2.25 दिन का भी 9 से डिवाइड करके आप उसको निकालोगे, तो हम्म। बहुत ही घंटों में आ जाएगी पोजीशन ना। तो मेरा नेक्स्ट सवाल भी इसी से रिलेटेड ही था कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनका बर्थ मंथ के हिसाब से राशि जोडियाक साइन अलग होता है, और उनकी जो कुंडली या टिपड़ा कह लो, जो भी कह लो, उनके जो बर्थ के टाइम के हिसाब से बनता है उसमें उनकी राशि अलग होती है। तो क्या ज्यादा एक्यूरेट होता है दोनों में से, और नहीं, जैसे कि किसके मैंने ज्यादा? आपको बताया कि मून साइन ज्यादा एक्यूरेट होता है। हम्म। अब इसको समझने के लिए आप पहले तो कुंडली को समझना पड़ेगा, हम्म। कुंडली के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा हम्म। कि व्यक्ति का जब जन्म होता है, या किसी घटना का जन्म होता है, या किसी प्रश्न का जन्म होता है, उस समय पूर्वी क्षितिज पर जो राशि जन्म ले रही होती है, जो हम्म। राशि उदय हो रही होती है, उसे लग्न बोलते हैं। हम्म। वो उसी आधार पर व्यक्ति की कुंडली बनती है, उसी आधार पर उसके शरीर का स्ट्रक्चर, उसके धन की पोजीशन, जो भी पूरे पैरामीटर से 12 के 12 हम्म। हाउसेज डिसाइड किए जाते हैं। उन 12 हाउसेज में से किसी एक राशि में चंद्रमा स्थित होता है। जिस राशि में चंद्रमा स्थित होता है वो व्यक्ति की चंद्र राशि होती है। ओके। तो उसी से हमें देखना चाहिए, वही ज्यादा एक्यूरेसी ज्यादा प्रदान एक्यूरेसी करेगी। एज एन एस्ट्रोलॉजर, हर फील्ड में को मतलब अपने अपने खुद के स्ट्रगल्स होते हैं। तो एज एन एस्ट्रोलॉजर आपने इतने टाइम में क्या स्ट्रगल्स फेस करे हैं? या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं बिलीव होता है, उन्हें ये अंधविश्वास लगता है, तो उनके लिए आपका क्या जवाब होगा? और अपने स्ट्रगल्स के बारे में कि आप कैसे मोटिवेटेड रहे इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, जबकि बहुत सारी रुकावटें आती हैं, और क्या क्या रुकावटें आई? सबसे पहले तो हम किसी भी फील्ड को कहें कि हम इसे नहीं मानते, ठीक है। हम्म। हर आदमी को स्वतंत्रता है वो नहीं माने उसे, हम्म। लेकिन उसको डिनाई नहीं कर सकता जब तक उसको उसके बारे में पता ही नहीं है। अब मान लो किसी साइंटिस्ट ने रिसर्च की, अब एक आम आदमी जो इलिटेड पर्सन है, जब उसको कुछ नहीं पता, और वो कहीं रिसर्च गलत है, तो वो साइंटिस्ट को उसको साबित करके दिखाने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, वो सही अपने बात। आप में रिसर्च है तो है। तो अगर उसको हमने निग्लेक्ट करना है, उसको डीवार करना है, तो पहले हमें उसे पढ़ना पड़ेगा, ज्योतिष को। तो जब हमें लाभ मिल जाता है तो हम कहते हैं ज्योतिष है। और कुछ ना कुछ अगर 1% के लिए आप मान भी लें कि ज्योतिष काम नहीं करता, 1% मनोविज्ञान तो लाभ प्रदान हम्म। नॉर्मल तौर पे ही कर देता है। जब हम किसी साइकेट्रिक के पास जाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो एस्ट्रोलॉजर के पास जब व्यक्ति जाता है वो सरेंडर कर देता है, वो पूरी तरह से पूरे हम्म। विश्वास के साथ उससे पूछता हम्म। है। और वो कुछ चीजें मान ली उसने अपने पूरे ज्ञान से बताया भी, और मान लो कुछ चीजें 19-20 कम भी हो गया, तो उसका मनोविज्ञान प्रभाव इतना होता है कि उसको उसका लाभ मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो जैसे बात हो ही रही है, तो जैसे कई बार होता है कि कुछ लोग होते हैं जो हर एक चीज ज्योतिष के हिसाब से करते हैं, किस समय कौन सा मुहूर्त सही है, कौन सा नहीं है, उस हिसाब से सारे डिसीजंस लेते हैं, फिर भी उनके लिए चीजें वर्कआउट नहीं करती हैं। तो इसमें हम क्या ज्योतिष विद्या को गलत माने, या उनके करने के तरीके को, या क्या मतलब हो सकता है कि जब देखिए सब कि कुछ उस हिसाब से कर रहे हैं जिसका तो? शुभ होना है हम्म। वो कई बार अपने आप को इंसिडेंट भी शुभ हो जाता है। हम्म। और जिसका अशुभ होना है, कई बार वो कुंडली मिलाने भी गया या कुछ भी मुहूर्त हम्म। निकलवाने भी गया, जिसके पास गया उसने गलत मुहूर्त निकाल दिया। हम्म। तो इसका तो एक हम जो पढ़ते थे तो हमें एक क्वेश्चन भी आया था कि व्यक्ति मुहूर्त को चुनता है या मुहूर्त व्यक्ति को चुनता है, तो हम्म। जवाब है कि मुहूर्त व्यक्ति को चुनता है। कुछ लोग निकलवा के चुनते हैं, कुछ को मुहूर्त खुद सिलेक्ट कर लेता है। अब जैसे एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ न्यूमरोलॉजी भी होती है, और कर्मा भी होता है,
तो ये तीनों चीजें आपस में कितनी इंटरकनेक्टेड है? एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, ये सारी एक ही चीजें हैं पर बहुत अलग अलग नहीं, है। ये ऑल आर पार्ट्स ऑफ ऑकल्ट साइंस, हम्म। बट एस्ट्रोलॉजी इज मेन. हम्म। All are part of astrology, ओके। but these are these branches are different. हम्म। I think कि each has result. हर जो हम्म। विद्या वर्क करती है, क्योंकि हम किसी उसको हमने पढ़ा नहीं है तो हम उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते. क्रिटिसाइज नहीं कर लेकिन अगर वो सकते। चल रही है, कहीं ना कहीं वर्क कर रही है. हम्म। बाकी तो जो मतलब कि उसके नेगेटिव पॉइंट्स है कि भाई अच्छे मिले बुरे मिले, हम्म। किसी को सूट की किसी को नहीं सूट की, वो हर फील्ड में है. हम्म। अच्छे पर्सन के पास चले गए तो आपको लाभ मिल गया, अच्छे पर्सन के पास नहीं गए तो लाभ नहीं मिला. हम्म। तो उस आपके काम नहीं हुआ तो आपने कभी एस्ट्रोलॉजी वर्क नहीं करती. जिसका बन गया उसको लगता है एस्ट्रोलॉजी वर्क वर्क करती है, करती है। तो वो एस्ट्रोलॉजी को मानने लगता है. एस्ट्रोलॉजी और कर्मा दो चीजें हैं, तो क्या ये दोनों बेस्ड एक दूसरे पे बिल्कुल हैं? बिल्कुल एकदम बेस्ड है. जब व्यक्ति का जन्म होता है तो ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, हम्म। तो उससे पूछा जाता है कि भाई अब आप जन्म लेने जा रहे हो तो इस समय जो आपके प्लैनेट्स पर अर्थ के ऊपर ये लोग अवेलेबल है जिनसे आपने कुछ लेना है, जिनसे आपने कुछ देना है. क्या आप इनको बैलेंस करके जन्म लेना चाहते हो? वो कई बार नहीं भी कर मना भी कर देता है उसके हम्म। लिए, कि उसको लगता है कि नहीं, कि मैं नहीं कर सकता. हम्म। लेकिन उसको एक एनलाइटमेंट की तरफ जाना, हर आदमी एनलाइटमेंट की तरफ तरफ जाना ही बढ़ता है, जाना है हाँ। उसको. अब चार बुरे काम कर लेगा उतना पीछे चले जाएगा, लेकिन उसको फिर उस एनलाइटमेंट तक जाना है. हम्म। तो वो ना चाह के भी उसको पता है कि मेरे को भी भोगना तो है ही है. तो वो अपनी मर्जी से अपने बैलेंस करके कि ये मेरे को देंगे ये मेरे को लेंगे, अपनी मर्जी से एक विशेष टाइम पर जन्म तो लेता है. आपके ये हिसाब पूरी से तरह से कार्मिक है एक तरह से. पूरी तरीके से कार्मिक है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कोई ना कोई पुराना रिश्ता है. जी। यही एक मतलब हम जब भी जिससे मिलते हैं बिल्कुल उसके बिल्कुल. साथ कोई ना कोई कनेक्शन, किसी के साथ कोई ना छोटा कोई कनेक्शन है, कर्मा, किसी के साथ बड़ा बड़ा कनेक्शन है. कनेक्शन है। जिनके साथ बड़ा कनेक्शन है वो हमारे ही घर में जन्म ले लेते जन्म हैं, ले लेते हैं। हमारे भाई बहन बन जाते हैं. अगर कोई हमारा शत्रु ने जन्म ले लिया है बल्कि, तो वो हमारे साथ भद्र व्यवहार करेगा. हम्म। किसी ने अच्छे ने जन्म ली तो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा. ये पूरी तरह से कार्मिक एक सिस्टम है, हम्म। एक चेन है पूरी तरह तो से. जैसे कि हमारी लाइफ में ना बहुत लोग आते हैं, अब मैं इन लव रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, फैमिली की बात नहीं कर रही। लव रिलेशनशिप अगर हम देखें तो हमारे लाइफ में आते हैं, तो हम कैसे पहचाने कि ये हमारा सोल कनेक्शन है या ये हमारे लिए कार्मिक लेसन ही है बस? ये हम कैसे, क्योंकि जब हम मिलते हैं किसी से तो स्टार्टिंग में तो सबको एक पॉजिटिव एनर्जी ही देता है हमें, तो वो धीरे धीरे पता चलता है कि ये क्या है क्या नहीं है। पर इससे बच कैसे सकते हैं कि अगर कोई कार्मिक लेसन हो तो हम उतना इन्वेस्ट ही नहीं करें वहां पे? इससे कैसे बच सकते हैं? इसका कोई वैसे तो एस्ट्रोलॉजी बेस्ड? इसका कोई आभास नहीं कर हम्म। सकते हम. अगर ये हमें आभास ही हो जाए कि ये हम्म। मेरे पिछले जन्म का कोई कर्म, कार्मिक जुड़ा कार्मिक, हुआ है, हाँ। फिर तो बात ही खत्म हो जाए. सही वो बात। किसी लाखों में से किसी एक को ऐसा हम्म। पूर्वाभास पुरानी वो हम्म। बनी रह जाती है, हम्म। जिसके कारण वो उनको पहचान लेता है, कुछ कर लेता है. हम्म। अदरवाइज पिछला कुछ याद नहीं था. हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे लिए अच्छा साबित हो रहा है, कहीं ना कहीं पीछे ये हमसे कनेक्टेड था, या मैंने इसका कुछ देना था, या मैंने इसका कुछ लेना था, लेना था, ठीक और है। वो मुझे दे रहा है तो मैं इसको ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, कर वो मेरे को लौटा रहा जैसे एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शंस करती है, तो अगर वो प्रिडिक्शंस कर रही है तो फिर ये भी तो वो प्रिडिक्ट कर सकता है ना कि ये इंसान हमारे लिए क्या है क्या नहीं है, ऐसा है. नहीं नहीं, है? वो तो जो मिलान करते हैं हम, हम्म। तो मान लीजिए जो हम कुंडली मिलान करते हैं वो हम्म। इसी चीज का तो करते हैं हम्म। कि भाई जो इनके कनेक्शन है हमसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे. हम्म। उसके बावजूद हमें मान लीजिए हम कुंडली मिलान तो कर लिया भाई, मेरी या हम्म। किसी की कुंडली मिल गई किसी के साथ में, हम्म। लेकिन उस होरोस्कोप को हम व्यक्तिगत रूप में भी तो देखेंगे कि उसकी इंडिपेंडेंट पोजीशन क्या है. हम्म। भाई आपसे मैच हो गया, ठीक है, आपसे मेंटलिटी मिल रही है, मान लो उसका जॉब नहीं आ गया, हम्म। भाई तो उसमें मेंटलिटी स्टेबिलिटी तो है, नहीं हाँ। आएगी ना. एग्जैक्टली। तो उसको इंडिपेंडेंट तौर पे भी एक तो मैचिंग कही हमने. मैचिंग तो मान लीजिए एक 70 साल के आदमी के साथ 20 साल के उसके करेंगे, नक्षत्र मिल जाएगा तो हो जाएगी हो मैचिंग. जाए। वो तो एक फिक्स पैरामीटर नहीं है. हम्म। लेकिन जब दूसरी हॉरोस्कोप को हम देश काल पात्र के अकॉर्डिंग, हम्म। उसकी एज, उसका कैरियर, एक फिजिकल कंपेटेबिलिटी भी तो होनी हम्म। चाहिए ना, कि वो उसका जॉब कैसा है, वो उसकी एज कितनी है, उसका वो कितना है. ये चीजें भी मैटर करती है. खाली एस्ट्रोलॉजिकल में उससे कंपेटेबिलिटी से बात नहीं बनेगी. वो तो भौतिक वाली तो देखनी पड़ेगी हमें. तो आपके हिसाब से मतलब एस्ट्रोलॉजी फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है लेकिन साथ में एक सेल्फ अवेयरनेस भी भाई देता है? प्रेडिक्ट कर सकता है तो सेल्फ अवेयरनेस तो है ही. बाकी हम्म। तो जो होना है वो हाँ, जो होना होगा वही जो राम रच रखा. भाई उसमें हम आप माध्यम बने हुए हैं. हम्म।
भाई किसी ने आपको अच्छा कष्ट देना है, किसी ने आपको सुख देना है, वो हमारे पूर्व कर्मानुसार है कि भाई जो हम कर्म करके आए हैं पीछे, कि भाई किसी ने अच्छा करना है, किसी ने बुरा करना है। बाकी ये कि अगर हम कुछ कर लेते हैं, मान लीजिए हमें अवेयर ये है कि भाई बारिश आ रही है, छाता लेके निकल गए, या वही कुछ और वही भी चीज, चीज हाँ। कि भाई हमें वहां नहीं जाना चाहिए। हम्म, भाई माहौल अब कोई किसी सिटी में घटना घट गई है, तो वो हमें नहीं जाना। ये एक भौतिक अवेयरनेस बता रहा हूँ मैं आपको, जो हमारी मेंट ये कहेगा ना वहां नहीं जाना चाहिए, वहां की जैसे अब। यहाँ से बचना है, हाँ, यहाँ नहीं जाना है। तो तो इसी तरह से हुआ कि भी हमें थोड़ा इंडिकेशन मिल गया, तो अब अपने आप को बचाना चाहिए, कितना बचते हैं ये आगे। ये लिखा है, जो होना होगा वो हाँ, होगा ही, सही बात है। तो जैसे कि मैंने सुना है कि हमारा जो इंडिपेंडेंस, भारत इंडिपेंडेंस के टाइम में, उसमें भी डेट को लेके बहुत एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस रहे हैं। तो उस पे आपका क्या कहना है कि देखिए हमारा जो देश आजाद हुआ हम्म 15 अगस्त 1947, हम्म 14 और 15 अगस्त रात्रि, मध्य रात्रि हम्म 001 आवर्स 01 मिनट्स पर हमने आज़ादी हम्म प्राप्त की। ये पूर्व निर्धारित तिथि थी हम्म जिस पर हमने आज़ादी प्राप्त की। ब्रिटिश सरकार ने तो सोचा था कि वो हमें जून 1948 में आज़ादी देगी, हम्म लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना के मतभेद के मध्य हम्म देश में सांप्रदायिक दंगे होने लगे, जिसके कारण उनको आज़ादी को हमें पहले देना हम्म पड़ा। अब उन्होंने भी एक जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, हम्म उन्होंने 15 अगस्त 1947 एक व्यक्तिगत तौर पर अपनी एक डेट बता दी। उन्होंने वो डेट क्यों बता दी? 15 अगस्त 1945 को जापान आर्मी ने उनके आगे सरेंडर कर दिया। हम्म उनको लगा 15 अगस्त मेरे लिए लकी डेट है, हम्म भाई मैं तो 15 अगस्त को आज़ादी दूंगा, आपको लेनी है तो लो। हम्म जब भारतीय ज्योतिषियों को पता लगा कि भाई इस 15 अगस्त को आज़ादी मिलने जा रही है, तो वो जो हमारे फर्स्ट राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से मिले। उन्होंने कहा कि किसी भी समय आज़ादी ले लेना उचित नहीं है, हम्म भाई इस समय ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। अगर हम कम से कम हम चलो ठीक है, डेट तो उन्होंने डिसाइड कर दी 15 अगस्त के देंगे, लेकिन समय तो हम अपना बता सकते हैं ना। तो उन्होंने रात को अभिजीत मुहूर्त सिलेक्ट किया। वैसे तो जो अभिजीत मुहूर्त है वो दिन में भी होता है, रात में भी होता है। 12 बजने में 24 मिनट और 12 बजकर 24 मिनट तक होता है, लेकिन सूर्योदय के हिसाब से ये तय होता है। तो कई बार वो 12 बजने में 10 मिनट से 12:40 तक भी हो सकता है। हम्म तो उस दिन जो अभिजीत मुहूर्त था रात को, वो 12 बज के 15 मिनट तक था। वो स्टार्ट जल्दी हुआ होगा उस दिन का अभिजीत। तो उस अभिजीत मुहूर्त के अंतर्गत भारत ने टॉरस लग्न में आजादी प्राप्त की। हम्म जिस लग्न में आजादी प्राप्त की, और भारत का जो पुष्य नक्षत्र है, कर्क राशि है, और ये भी देखा गया कि जो भारत की दशाएं आए आगे, वो उसमें उन्नति प्रदान करें। तो स्थिर लगन में आजादी प्राप्त की, और कि हमारी नींव टिकी रहे, और अच्छी दशाओं के आने वाली दशाएं, अच्छी दशाएं मिले, उसके अकॉर्डिंग आजादी प्राप्त की। इसलिए उन्होंने एक मुहूर्त निकाल के अब प्रतिकूल स्थिति में भी अनुकूल हम्म मुहूर्त निकाला। तो आप कह रहे हो कि वो मुहूर्त शुभ था बहुत? बिल्कुल, हमारे जो ज्योतिषी थे उन्होंने उसके हिसाब से जो भी बताया उस समय, बिल्कुल वो आज की डेट में भी हम उसको इम्प्लीमेंट करें तो अपने हिसाब से उन्होंने बिल्कुल पर ठीक कैलकुलेट किया। देखा जाए तो अभी का जो इंसिडेंट आप कह रहे हो शुभ था, तो अभी जो इंसिडेंट हो रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस देख लो, अभी जो भी चीजें हो रही हैं, आप पहलगाम वो की बात कर रहे हैं। पहलगाम की बात कर रही हूँ, देखिए वो उसके लिए शुभ क्या तो है कि हर उसकी भारतवर्ष की या पूरे हमारे ब्रह्मांड की एक कुंडली बनती है, हम्म जो कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जो चैत्र के नवरात्रे होते हैं, जो प्रथम नवरात्र होता है जिस दिन वो होता है, उस दिन एक कुंडली बनाई जाती है। सूर्य और चंद्रमा दोनों जब समान डिग्री पर होते हैं, उसके बाद चंद्रमा चलता है जब, हम्म तो जब चंद्रमा चलता है तो उस समय जो कुंडली बनाई जाती है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली बनी जाती है। इस साल जो हमारी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली बनी, वो बनी हमारी 29 मार्च 2025। समय था 4:27। तो सिंह लगन आया उस समय कुंडली का। जिस हम्म जो आपने क्वेश्चन किया मैं उसका आंसर हम्म दूं, हालांकि भी ये हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं था, बिल्कुल लेकिन आपने क्वेश्चन किया तो सिंह लगन आया। तो तीसरे घर में अ, दूसरे घर में केतु बैठे हैं उसमें, और सप्तम भाव में शनि बैठे हैं। अष्टम भाव में सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र और राहु बैठे हैं, और हम्म सेकंड हाउस में केतु बैठे हैं, और दशम भाव में गुरु हैं, और एकादश भाव में मंगल है। अगर हम इसका आंकलन करें कि भी ये घटना घट गई, तो हमें अगर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कुंडली का हम अवलोकन करें या उसको हम रीड करने की कोशिश करें, तो उसमें लग्नेश अष्टम में, ज्यादातर प्लेनेट अष्टम में, अष्टम हाउस हाउस ऑफ डेथ, हम्म
और इधर से अगर हम फोर्थ लॉर्ड जो भारतीय जनता की बात करें, भारतीय जनता का जो लॉर्ड है वो है मंगल। स्कॉर्पियो राशि है फोर्थ हाउस में, वो अपने से अष्टम में बैठा हुआ है, कुंडली के एकादश भाव में अपने से अष्टम में बैठा हुआ है। तो दोनों ही स्थितियों में लग्नेश अष्टम में, उधर से जनता का लॉर्ड अष्टम में, तो कहीं ना कहीं जनता को क्षति दर्शा रही है उसमें। दुनिया के बारे में अगर हम बात करें कि लोग बात कर रहे हैं आजकल, बहुत ही लोग बोल रहे हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है, कलयुग आ गया है। और तो मतलब हमें क्या ये चीज माननी चाहिए दुनिया खत्म हो जाएगी, मतलब कलयुग एज पर खत्म हो गया, एस्ट्रोलॉजी? सतयुग हाँ आ जी। रहा है, मतलब आपका ये मतलब है? लोग बोल रहे हैं कि सब कुछ खत्म होने वाला है, बर्बाद होने वाला है, कलयुग आ गया है, ऐसी बातें। देखिए अभी जो एक, एज पर एस्ट्रोलॉजी आपका क्या टेक है इस हाँ, चीज पे? एक्चुअली ऐसा कभी नहीं हुआ कि दुनिया खत्म हो जाए या कुछ हम्म। हो जाए, किसी तरह कोई ना कोई आपदाएं आ सकती हैं, हम ये कह हम्म। सकते हैं उसमें। वो निश्चित तौर पे कोई जो समय है वो इतना अनुकूल नहीं है। अगर हम देखें, अभी अभी दो पीछे मार्च में दो हम्म। ग्रहण लगे। एक 14 मार्च को चंद्र ग्रहण लगा जो कि लगभग 4 घंटे का था, हम्म। जो यूरोप में दिखाई दिया, भारत में हम्म। दिखाई नहीं दिया। और दूसरा सूर्य ग्रहण लगा 29 मार्च को, वो भी लगभग 4 घंटे चला, और यूरोप में दिखाई दिया, इंडिया में दिखाई नहीं दिया। हम्म। इसलिए जो सूर्य ग्रहण है वो मुंडेन को बड़ा हानि पहुंचाता है। हम्म। वो सूर्य ग्रहण की वजह से ही ये जो भूकंप वगैरह आते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, सारी की सारी आपदाएं आती हैं। और क्योंकि ये यूरोप में लगे, अभी तो स्टार्ट इंडिया से हो रहा है, तो हो सकता है ये बढ़ते बढ़ते कभी मामला यूरोप तक ना पहुंच जाए। हम्म। और ग्रहण का लगना मुंडेन के लिए अच्छा नहीं माना गया। जब ग्रहण लगता है, मान लो जल तत्व की राशि में ग्रहण लगेगा अगर, तो बाढ़ आएगी, सुनामी आएगा। अग्नि तत्व की राशि में अगर ग्रहण लगता है तो अग्निकांड होंगे, युद्ध होंगे, दंगे होंगे। अगर वायु तत्व की राशि में लगता है, तूफान आएंगे, चक्रपात आएंगे। और अगर भूमि तत्व में लगता है तो अर्थक्वेक आएंगे, अकाल पड़ेगा, सूखा आएगा। तो इस तरह से ग्रहण का अफेक्ट आता है। हम्म। हालांकि ग्रहण जहाँ दिखाई देता है वही उसका प्रभाव होता है, ज्यादा प्रभाव होता हम्म। है। और अगर हम चेत पदा की कुंडली बनाई हमने, उसमें भी अष्टम में ग्रह आ रहे हैं। और जब ये ग्रहण लगा तो सारे के सारे प्लेनेट ग्रहण की चपेट में थे। हम्म। भले ही ग्रहण यूरोप में लगा, लेकिन जो जितने भी प्लेनेट्स हैं वो सारे के सारे राहु केतु एक्सिस में थे। शनि एक बचे हुए थे, जो कि वो भी शाम को 9:30 9:45 के आसपास वो भी वहां एंटर कर गए। तो कहीं ना कहीं इतने ग्रहों का इनबैलेंसिंग करता है, हम्म। हमारे जो संतुलन है उसको असंतुलित करता है, ये कह सकते अब हमने इतनी गहरी डीप बातें कर ली हैं, इतनी खतरनाक बातें कर ली हैं, तो अब मैं सोच रही थी थोड़ा मूड लाइट करते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि आप हमें ना ऐसा जोडियक साइन, हर जोडियक साइन का एक छोटा छोटा पर्सनालिटी ट्रेट, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो पर्सनालिटी ट्रेट जैसे कि अब एरीज है तो उसका क्या पर्सनालिटी ट्रेट है, क्या बुरा क्या अच्छा? देखिए एरीज की बात की आपने, हम्म। मेष राशि की बात हम्म। की। एक सबसे पहले देखें हम, सबसे पहली राशि है हम्म। एंट्रेंस राशि है। हम्म। जब हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो आदमी काफी एनर्जी होती है हम्म। उसके हम्म। अंदर, एनर्जेटिक राशि है। इसका लॉर्ड जो मंगल है, तो ये जोशीले होते हैं। हम्म। मंगल जो है कमांडेंट इन चीफ बोला गया भारतीय एस्ट्रोलॉजी में उसको। और अग्नि तत्व राशि है तो फायरी डिसीजन लेते हैं। और चर राशि है तो डिसीजन बार बार बदलते हैं। हम्म। और भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते, ठीक है। चलने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं, घूमने के बहुत शौकीन होते हैं। उसके बाद फिर आती है टॉरस। अब टॉरस राशि जिसका स्वामी शुक्र है, जो कि सौंदर्य का देवता है, तो एक तो जो टॉरस राशि के पर्सन होंगे वो सुंदर होंगे। दूसरा, उसका जो चिन्ह है बैल है, बैल की मोटी मोटी आंखें होती हैं, तो इसी प्रकार उनके भी मोटी मोटी आंखें होंगी। और बैल बड़ा सुंदर जानवर है, उसको कोई छेड़े ना तो वो चुपचाप अपनी मस्ती से अपना काम करता रहता है। लेकिन अगर किसी ने ज्यादा छेड़ दिया तो वो फिर बर्दाश्त भी नहीं छोड़ता नहीं करता। है। अगर वो अपने पे आ गया तो फिर वो भड़क गया तो फिर कंट्रोल में नहीं आएगा। उसके बाद फिर जेमिनाई। जेमिनाइज का जो चिन्ह है वो है एक स्त्री एक पुरुष। तो ऐसे लोग अपोजिट जेंडर की ओर जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। और जो इसका तत्व है वायु तत्व है, तो बौद्धिक बातें करते हैं ऐसे लोग, जैसे कवि होते हैं, या इमेजिनेशन में एक तरह से एक अपनी सोच को एक रचनात्मक रूप दे देना, उस तरह के लोग होते हैं। देखने में अपनी आयु से कम दिखते हैं। उसके बाद है कैंसर। कैंसर मीन कर्क। कर्क का स्वामी चंद्रमा है। अब चंद्रमा तो वैसे ही देखने में सुंदर होता है, लेकिन वो घटता बढ़ता रहता है, तो इसी तरह से उनके मन की पोजीशन होती है
कभी कि वो अच्छी कभी सेंसिटिव होते हैं, बल्कि हाँ कि काफी इमोशनल होते हैं, हम्म, कभी अच्छा सोचते हैं, कभी बुरा सोचते हैं, सोच में डूब जाते हैं, और धार्मिक होते हैं, तो सॉफ्ट होते हैं, लोगों को सुख पहुंचाने वाले होते हैं। फिर कैंसर के बाद लियो। लियो एक फायरी साइन है, जिसका जो लॉर्ड है वो सूर्य है। हम्म, एक तो फायरी साइन है, तो गुस्से वाले हो गए। और जो सिंह राशि है वो एक स्थिर राशि है, हम्म, तो थोड़े स्टबी होते हैं। और देखने में इनकी पर्सनैलिटी जो होती है ब्रॉड शोल्डर, हम्म, क्योंकि सिंह राशि है ना। हम्म। और धार्मिक होते हैं, सूर्य क्योंकि धर्म का भी प्रतीक है, धार्मिक होते हैं, लोगों की मदद करने वाले होते हैं, लेकिन जिद्दी होते उसके बाद वर्गो। हैं। वर्गो जिसका चिन्ह एक स्त्री है, तो एक तो ये स्त्री की तरह कोमल सुंदर, हम्म, और इनकी जो इसका जो लॉर्ड है वो बुध है। इनकी जो नसें होती हैं हरी हरी, वो साफ देखी जा सकती हैं, खाली अगर उसके ऊपर किसी और ग्रह का प्रभाव ना हो तो। अच्छा। खाली यूनिवर्सल में वर्गो साइन की बात करूं, हम्म, अगर किसी और प्लेनेट का अफेक्ट आ जाता है किसी भी राशि के ऊपर, तो वो चेंज हो जाता है चेंज। उसके अंदर। और हास्यप्रद होते हैं। और इनका ये है कि भाई थोड़ा धन की तरफ झुकाव ज्यादा होता है। भूमि तत्व राशि है, ये भी अपनी बात पे अड़े रहते हैं, अब जो जिस चीज को सोच ले उसको करके रहते हैं। ठीक है, लिब्रा आती, चलो लिब्रा मेरी है तो मैं बहुत ध्यान से सुनूंगी, लिब्रा के बारे में क्या। लिब्रा, जैसे कि इसका स्वामी भी शुक्र है, हम्म, और शुक्र भी सौंदर्य के देवता हैं, हम्म, तो भाई लिब्रा साइन वाले भी सुंदर होते हैं, और सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। और क्योंकि ये उनके असुरों के गुरु हैं, हम्म, और इनके जो गुरु के भी, जैसे गुरु चाहे असुरों का हो चाहे देवताओं का हो, हम्म, गुरु में गुरु की क्वालिटीज हम्म, आ ही आई जाती है। जाती है। कहीं ना कहीं ये भी अपने लेवल पे कुछ ना कुछ टीच करते हैं, कुछ ना कुछ। और जल तत्व राशि है, कई बार मोटे हो जाते हैं इन जनरल, और हाइट इनकी अच्छी होती है। और इसका क्या नाम है, चर राशि है ये ना लिब्रा, तो इनकी सोच में भी बदलाव आता रहता है। भी अभी ये सोचा, अभी वो सोचा, थोड़ी देर में चेंज कर लिया, तो अपनी बात पे केवल स्टेबल नहीं रहते भाई, थोड़ी देर बाद मूड चेंज कर दिया तो उस प्रोग्राम को चेंज कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद आता है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो में वृश्चिक राशि। हम्म, अब इसका स्वामी जो है मंगल है, मंगल वही कमांडर इन चीफ, तो भाई किसी से डरते नहीं है। और इसका जो साइन है वो बिच्छू है, तो अगर इनको किसी ने कोई बात बोल दी तो ये मौका की तलाश में रहता है कि कब मेरे को मौका मिले, कब मैं मेरे इसको से। इसकी कही गई बात लौटाऊं। और हम्म, बदला लेने की भावना होती है। और अच्छी बात ये होती है, ये पीछे काम करने, मतलब एक तो होता है ना, जैसे हम स्पीच दे रहे हैं, आगे बात बात कर रहे हैं, ये पीछे काम करने वाले लोग होते हैं, हम्म, जो नीतियां बनाते हैं, नक्शे बनाते हैं, हम्म। जो गूढ़ रहस्य वाले कार्य करते हैं। उसके बाद आता है सैजिटेरियस। सैजिटेरियस, इसका स्वामी बृहस्पति है, लेकिन ये अग्नि तत्व की राशि है, पूर्व दिशा की राशि है। तो ये धार्मिक तो होते ही होते हैं, लेकिन क्योंकि अग्नि तत्व भी इन्वॉल्व है, तो ऐसा भी नहीं कि भी कोई इनको अ, धर्म की आड़ में कुछ बोल जाए, तो वो बर्दाश्त नहीं करते, उसका तुरंत जवाब देते हैं। डुअल साइन है, तो कई बार डबल माइंडेड हो जाते हैं किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। और आप देख ही रहे हो, घोड़े पर धनुष लिए हुए, तो ऐसा आदमी लड़ने से नहीं डरता एक तरह से। और वैसे धार्मिक होते हैं, धर्म कर्म को मानने वाले होते हैं। ठीक है, एक्वेरियस के बारे में क्या फिर कहना है। कैप्रिकॉन रह गई आपके बीच में अच्छा, ना। कैप्रिकॉर्न के बारे कैप्रिकॉन राशि भी अच्छी, इस राशि के लॉर्ड जो है शनि है। में। और शनि, आप उसका अगर शनि का स्ट्रक्चर देखो वो दुबले पतले है, तो इस राशि के लोग दुबले पतले बहुत जल्दी, थोड़ी सी उम्र आगे निकलने के बाद ही हाइट निकाल लेते हैं। और ये भी तेल से संबंधित काम, रसायन से संबंधित काम, इस तरह के काम में इन्वॉल्व होते हैं। हम्म, फिर एक्वेरियस। एक्वेरियस, इसका स्वामी भी शनि है, लेकिन इसका जो चिन्ह है वो स्त्री मटका लिए हुए है। जहां पर मटका आ जाता है या कुंभ आ जाता है, वो धर्म का प्रतीक हो जाता है, तो ये बड़ी धर्म की राशि है। इसको बल्कि ऐसे लोग काफी धर्म कर्म करने वाले होते हैं। लेकिन मैं एक आपको बात बताऊं, मैंने एक आर्टिकल लिखा था कुंभ राशि के ऊपर, पंजाब केसरी में वो छपा था। हम्म, तो उसमें कहीं मैंने एक बीच में एक लाइन लिखी थी कि कुंभ राशि के लोग छिप कर पाप करने वाले होते हैं। अब जो अखबार के एडिटर थे, जो भी अखबार में उन्होंने पब्लिश किया उसको, उन्होंने उसको हेडिंग दे दिया, हम्म, तो कि कुंभ राशि के लोग छिप कर पाप करने वाले थे। जितने भी कुंभ राशि वाले थे सब मेरे को फोन करने लगे, भाई हम तो छिप कर पाप करने वाले नहीं है। तो मैंने उनको बोला भी आपने, मैंने तो ये हेडिंग के लिए नहीं बोला था कि छिप कर पाप करने वाले होते हैं। हम्म, तो उन्होंने बोला मैंने भी किसी वजह से लिखा है। तो
उन्होंने अपना कोई अपनी बात को साधा उस आर्टिकल के जरिए से। वो छिपकर पाप करने वाले से मतलब होते हैं प्राइवेसी रखते हैं। अच्छा, ठीक है। प्राइवेसी छिपकर पाप करते हो, साउंड ही कर रहा है कि पाप करते हैं। हाँ, वो एक हाँ। हेडिंग दे दिया, एक वो हम्म। इतने बड़े आर्टिकल थे, एक छोटी सी लाइन थी, हम्म। फिर वो हेडिंग वाली लाइन नहीं थी। हम्म। तो मतलब इनका पर्सनालिटी ट्रेट क्या होता है ये लेकिन? पतले होते हैं, दुबले पतले होते हैं, धर्म कर्म में विश्वास करते हैं ये भी, हम्म। और सिर झुकाकर चलते हैं, ठीक क्योंकि है। शनि की राशि है ना, तो शनि हम्म। क्योंकि शनि देव है, जो उनकी आंखें बंद रहती हैं, ये झुकी रहती हैं। हम्म। पाइसिस का पर। पाइसिस जो है जोडियक की सबसे लास्ट राशि है। एरीज हम्म। अगर एंट्री है तो पाइसिस एग्जिट है। हम्म। एक तो ये मोक्ष की राशि है। हम्म। जल तत्व राशि है, तो इस जल तत्व राशि के लोग काफी सेंसिटिव होते हैं, और जल से संबंधित ये लोग कार्य कर सकते हैं, वो इनको सूटेबल होते हैं, काफी कल्पनाशील होते हैं, इमेजिनेशन अच्छा कर लेते हैं, उसमें कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है इनकी, स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, क्योंकि इस राशि में शुक्र उच्च का हो जाता है, तो ऐसे लोग काफी रचनात्मक टाइप के भी होते हैं। अब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, पर मैं इससे थोड़ा हट के कुछ पूछने वाली हूँ। अभी मैंने जैसे कि इसका पहले कंप्लीट कर दूं, हम्म। ये पाइसिस का एक और है कि इसका जो चिन्ह है ना, दो मछलियां हैं, एक इधर एक हम्म। इधर। एक तो मछली जल के बिना नहीं रहती, तो हम्म। एक इनको जल वाले स्थानों पर घूमना पसंद हम्म। होता है। और दूसरा कि जो जल है काफी सेंसिटिव है, हम्म। जल में हल्की सी हरकत होते ही वो। हम्म। अभी एक मसारो मोटो है, जापान के कोई साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक रिसर्च की है कि जो जल है वो हमारी आवाज सुनता है। अगर हम उसके सामने अच्छा बोलेंगे तो वो अच्छी प्रतिक्रिया देगा, अगर हम उसके सामने बुरा बोलेंगे तो वो बुरी प्रतिक्रिया देगा। और इसके पीछे उन्होंने एक रिसर्च करके दिखाया, एक तीन उन्होंने वो बीकर ले लिए कांच के, तीनों में पानी डाल दिया, उसमें चावल डाल दिए, एक ही क्वालिटी के चावल डाल दिए, तीनों को थोड़ी डिस्टेंस पे रखा, अलग अलग रखा। एक के पास वो जाते थे, देखते थे और चले जाते थे उसको। एक के पास जाते थे, बोलते थे तुम बहुत अच्छे हो, और तुम मेरा ये करो, तुम अच्छे हो, अच्छी अच्छी बातें करते थे उसके आगे जाके, मतलब कि भाई लोगों का भला करना चाहिए, इससे ये होता है, धर्म करना चाहिए, वो करना चाहिए। और एक जार के आगे जाके वो गालियां निकालते थे। अब जो जिसके पास जाके वो चुपचाप खड़े होके चले जाते थे, वो पानी थोड़ा सा पीलेपन पे आ गया, उसके जो चावल है वो अच्छी तरह से फ्रेगमेंटेशन होती है जो कि वो प्रॉपर नहीं हो पाई, जिसके जाके वो शुभ बोलते थे वो अच्छी तरह से खिले हुए थे चावल, बिल्कुल साफ पानी था। जिसके जाके आगे गालियां निकालते थे उसमें कालक आ गई, और अंदर वो लग गया, जम गई कालक। हम्म। तो उस पे उन्होंने एक रिसर्च बताई उन्होंने कि जल जो है हमारी आवाज को सुनता है। यही कारण है शायद जो हमारे जो पुराने पंडित मौलवी जो भी है हमारे, वो पानी में फूंक मार के या कुछ मंत्र हाँ। करके देते थे, तो क्योंकि जल काफी सेंसिटिव है, अगर उस जल के माध्यम से, और हमारी बॉडी में मैक्सिमम जल है, तो हम्म। जल बहुत जल्दी प्रतिक्रिया करता है हमारे अंदर भी। वो सबसे अगर कोई हमें कोई चीज इलाज पहुंचाना है तो जल के माध्यम से जल्दी पहुंचाया जा सकता है। अब न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये क्या कहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग, ज़ोडिएक साइन, सन साइन, मून साइन, सब की बातें हम कर ली। अब मेरे दिमाग में ये एक सवाल था कि एस्ट्रोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है सबकी लाइफ में, पर उसके साथ साथ मैनिफेस्टेशन नाम की भी एक चीज होती है। जैसे कि दिलजीत दोसांझ है, बहुत रिनाउंड सिंगर हैं, सब कुछ। उनसे एक बार पूछा गया कि आप अपने आप को इस टाइम पे यहाँ देखते हो या जो भी, तो उन्होंने कहा मैं मैनिफेस्ट करता था कि मैं ऐसा बन जाऊंगा, एक दिन मैं ऐसा कर लूंगा। तो मेरा ये सवाल है कि एस्ट्रोलॉजी और प्रिडिक्शंस के थ्रू। नहीं नहीं, अभी मैंने आपने जो क्वेश्चन किया हम्म। ना, मैं जो भी जल वाली बात कर रहा था, हम्म। मसारो इमोटो ने जो रिसर्च की हम्म। वो इसी बेस के लिए की। उन्होंने कहा कि हमारे ब्रेन में भी पानी है, हम्म। अगर हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा तो करते हैं, तो अच्छा। वो ब्रेन उसी के प्रति हम्म। प्रतिक्रिया करता है। हम्म। अगर हम अच्छा सोचेंगे, बार बार अच्छी बातें करेंगे, वो करेंगे, तो हमारे जो आगे आने वाला समय है वो नेचुरली अच्छा ही होगा। हम्म। तो इस मतलब हम अच्छा हाँ, सोचेंगे बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा उन्होंने बिल्कुल होगा। ठीक कहा। और जब हम दिल से किसी बात को सोचते हैं, कई बार तो हम चलो कोई बस पूजा सोचते करते हैं। हैं, हम पानी रख लिया, पानी को शुद्ध करना तो ऊंचा ऊंचा ही बोल दिया, लेकिन अगर हमारे माइंड ने वो बात नहीं सुनी ना, अगर हम पूजा कर रहे हैं, हम्म। हमारे माइंड के जल ने वो बात नहीं सुनी, तो वो हमारे अंदर इतना उसका असर नहीं आ पाएगा। अच्छा, ठीक है। तो मतलब हर एक चीज इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज क्रमिक है। कार्मिक है, ठीक है। मतलब जो करा है वो भोगना है, जो मिलना है वो कार्मिक है, और मिलेगा। संबंध बना हुआ है। बताया ना कि हर हाँ। व्यक्ति से पूछा जाता है कि हाँ।
इट इज द राइट टाइम ऑफ योर बर्थ, वो खुद कहता है हाँ इस समय में, चाहे वो उसको लाइफ उसको पता है अपने कर्म, वो एनलाइटमेंट की तरफ जाने के लिए उसको चारा नहीं है, उसको सिलेक्ट करना ही पड़ता है, चाहे उसकी मर्जी से पूछा जाता है लेकिन फिर भी वो उसे सिलेक्ट करता है, चाहे दुख भी है तो उसको सिलेक्ट करता है वो। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें की हमने आपसे, बहुत सारी चीजें हमें पता चली, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ नया सीखा, बहुत कुछ नई बातें पता चली। पर इसके साथ साथ मैं चाहूंगी कि अगर हम ये तो मैं चाहूंगी कि आप अपने हिसाब से थोड़ी बहुत ही चीजें जो हमारे ऑडियंस को पता चलनी चाहिए या हमारे ऑडियंस के लिए हो रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, मैं चाहूंगी कि आप बताओ। एस्ट्रोलॉजी एक विरोधाभास भी है, सबसे जिज्ञासा की विद्या और बदनाम विद्या भी है ये सबसे ज्यादा ना, हम्म। इसके ऊपर हम्म। आरोपित विद्या है काफी है। जी। तो मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि जो हमारे ऋषियों ने ज्योतिष को महाशास्त्र बताया, हम्म। ज्योतिष को धर्म का आधार बताया, हम्म। ज्योतिष को विस्तृत ज्ञान का भंडार बताया, ज्योतिष को मनोविज्ञान बताया, ज्योतिष में अनुवांशिकताओं को पाया। अनुवांशिकता मीन कि मान लो अ, एक पिता है, उसकी कर्क लगन से कुंडली बनी है और कर्क का जो पंचम भाव है वो स्कॉर्पियो है और बेटे की कुंडली स्कॉर्पियो लगन से बन रही है, तो क्लियर कट नजर आ रहा है ये पिता ये पुत्र, हम्म। ये अनुवांशिकता है। हम्म। और ज्योतिष को जन्म जन्मांतर के ज्ञान से पाया और ज्योतिष के ज्ञाता को ज्योतिषी बताया, क्योंकि जो कंट्रोवर्सी है, जो बदनामी है ना, वो शॉर्ट टर्म कोर्स वालों के जो कम नॉलेज पे काम शुरू कर देते हैं, नॉलेज है ही नहीं काम शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से ज्योतिष के ज्ञाता को ज्योतिषी बताया। ज्ञाता उसे बताया जिसे गणित में प्रवीण बताया, शब्द शास्त्र का ज्ञाता पाया, विवेकी बुद्धिमान आस्तिक न्यायविद और न्याय संगीत पाया। ज्योतिष के तीनों स्कंदों देश काल पात्र का ज्ञाता पाया। ऊहा पो पटुता, ऊहा पो पटुता मीन उसको घुमा फिरा कर देखना आना चाहिए, ज्योतिष को मॉडर्नाइजेशन करना आना चाहिए कि जो 100 साल पहले बात की थी वो आज वो नहीं घटित होगी। भाई 100 साल पहले या 10 साल पहले या 20 साल पहले राहु की दशा आती थी तो देश निकाला हो जाता था, देश से बाहर निकाला पानी हो जाता था। आज वो ऐसा नहीं, आज उसका वीजा लग जाता है। हाँ। तो उसको मॉडर्नाइजेशन करना पड़ेगा ज्योतिष का, अदरवाइज नहीं चलेगा। और जिस देश में बैठ के प्रेडिक्शन कर रहे हैं, जहां बैठ के प्रेडिक्शन कर रहे हैं, हमें वहां के लाभ पता होने चाहिए। भी कुछ चीज यहाँ पे जो है पॉजिटिव है, किसी विदेश में जाके हम उस चीज को करें वो नेगेटिव है। तो देश काल पात्र का ज्ञाता होना चाहिए, सर्वांग पूर्ण और समाज में प्रतिष्ठित होना चाहिए, लोगों को उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो इसके बावजूद भी कई बार भविष्यवाणियों को असफल पाया, इसके लिए ज्योतिष को नहीं ज्योतिषी को जिम्मेदार ठहराया। ज्योति भविष्यवाणी की सफलता के लिए ज्योतिषी के गुणों को आधार बनाया। कुछ ने स्वयं को अपने कार्य में विद्वान पाया, कुछ भी लगा लो, कोई भी लगा लो जो कहता है कि एस्ट्रोलॉजी बेकार है, कोई भी हो सकता है वो। कुछ ने स्वयं को अपने कार्य में विद्वान पाया, ज्योतिष में अपना हस्तक्षेप दिखाया, माँ से मायावती व माँ से मुलायम सिंह बताया, दोनों के स्वभावों में जमीन आसमान का अंतर बताया, ज्योतिष को गलत ठहराया। जब ज्योतिष का ऐसा अंधकार पाया, दलबीर ने कलम को उठाया, ज्योतिष और ज्योतिषी का अर्थ समझाया। माँ से मायावती माँ से मुलायम सिंह में ज्योतिष शास्त्र नहीं समाया, ज्योतिष शास्त्र को इतना छोटा नहीं पाया, इसमें तो मात्र अज्ञान की झलक को पाया। जब रासे राम व रासे रावण को पाया, कासे कृष्ण व कासे कंस को पाया, तब भी सबने ज्योतिष को अपनाया। ज्योति भविष्यवाणी की सफलता के लिए ज्योतिष को नहीं वर्ण ज्योतिषी के गुणों को आधार बताया। मैं यही मेरा मैसेज है कि ज्योतिषी में कितने गुण है उतनी प्रेडिक्शन उतनी ही ठीक होगी। मान लीजिए मैं भी हूँ, मेरा जरूरी नहीं मेरे में सारे गुण हो, अगर मेरे में 5 गुण है तो मेरी 50% प्रेडिक्शन ठीक जाएगी, और अगर मेरे में एक ही गुण है तो मेरी उसके अकॉर्डिंग ही प्रेडिक्शन जाएगी। एक आधी बार चल सकती है कि कंटिन्यू नहीं चल पाएगी वो। और कुछ जब हम ईश्वर की पूजा करते हैं, जो हमें ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है, इंट्यूशंस मिलती है, उससे ज्योतिष की प्रेडिक्शन की जा सकती है। बहुत ही अच्छी पोयम थी और बहुत ही अच्छा रेफरेंस गेम था जो भी आपने रेफरेंस डाला, क से कंस क से कृष्ण र से राम, बहुत ही अच्छा पोयम था, बहुत अच्छा मैसेज था इसका। तो इसी के साथ हमारा पॉडकास्ट आपके साथ खत्म होता है और हम बहुत अच्छी बातें करें और होपफुली हम अगले सेशन में हम और अच्छी बातें करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का सेशन विद ज्योतिष आचार्य दलबीर सिंह जी, बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी की इनसाइट्स और डीप कॉन्वर्सेशंस, बहुत ही अच्छी कॉन्वर्सेशंस के साथ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चुस्किया चैनल को डू लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब,
और इसी के साथ हम नेक्स्ट एपिसोड में बहुत सारे अच्छे अच्छे गेस्ट और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लेकर आएंगे. डू वेट फॉर नेक्स्ट एपिसोड.